में गाड़ते, रोज़ बल्ली से उतारते, रोज़ चढ़ जाता है, रोज़ परेशान होते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी सरकार अगर बनती है तो मेरा विश्वास है, आप सबको दिलाता हूँ कि अगर सरकार बनेगी तो मैं 25 हर ग्राम पंचायत में एक पक्की गौशाला का निर्माण होगा। उस गौशाला में 30 लोगों को कर्मचारी बना करके नौकरी दी जाएगी। वो नौकरी 3 शिफ्टों में होगी, 10-10 लोग शिफ्ट वाइज नौकरी करेंगे और उन जानवरों की देखभाल करेंगे, उनको खाना पानी देंगे और हम उनसे इनकम भी पैदा करेंगे। ऐसा नहीं भाई वो जो गोबर वेस्ट जाता है रास्ते में, बार बार लेटरिन कर दिए, रास्ते में पड़ा, वो एक जगह इकट्ठा होगा, खाद बनेगी, वहाँ खाद बन के आएगी, हमें पैसा भी मिलेगा, हमारी उपयोगिता बढ़ गई, दूध भी उनसे निकलेगा, हमारे लोग उसके खेतों की आपको रखवाली बच जाएगी, आपका समय बचेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप जो फसल नहीं बोना चाहते वो भी बोएंगे। तो ये उद्देश्य है, 30 लोग नौकरी करेंगे। इसके अलावा हमारा युवाओं को 1 करोड़ का, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ पूरे भारत में टारगेट रखा है, क्योंकि 100 करोड़ आबादी है और 25 करोड़ अगर दे दो तो हर परिवार में एक नौकरी पहुंच गई, कोई युवा बेरोजगार नहीं घूमेगा। इसके अलावा हमारी एक उद्देश्य है कि जो आंगनबाड़ी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कहते हैं वो सरकारी हैं लेकिन सरकारी नहीं है, वो संविदा पे हैं, रसोइया संविदा पे हैं, होमगार्ड संविदा पे है, पीआरडी जवान संविदा पे है, शिक्षा मित्र संविदा पे हैं। भाई एक तरफ 80,000 वाला उसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहा है, 60,000 65,000 पाता है, एक तरफ 10,000 वाला पा रहा है, तो 10,000 वाले से मेहनत भी ज़्यादा ले रहे हो आए उससे, और 2,000 रुपये पेंशन खाना बनाने वाले से भी मेहनत ज़्यादा ले रहे हो, 65,000 वाला तो काम भी नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसको परमानेंट कर्मचारी घोषित कर देंगे उन सबको, और उसी विद्यालय में रह करके वो पढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी भी अगर उसको परमानेंट कर्मचारी घोषित कर उसी विद्यालय में रह के पढ़ाएंगी। क्या जब प्राइमरी स्कूल जो कक्षा 3 साल की उम्र से खुल सकते हैं, प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल, क्या सरकारी स्कूल में 3 साल से आंगनबाड़ी नहीं पढ़ाएगी क्या? उसको सरकारी तनख्वाह मिलेगी। सरकारी तनख्वाह जानते हो कितनी होती है? 18,000 मूल वेतन है 17वें वेतनमान के आयोग के आधार पे, और मूल वेतन टीए डीए मिलाकर 27,000 समथिंग होता है। अगर हम उसको 4th क्लास का एम्प्लॉय अगर बना देते हैं तो 27,000 पाएगी। अगर शिक्षक के बराबर पहुंच गई तो 40 से 45-60,000 लमसम उसको भी मिलने लगेंगे। आप उसको सोचिए। होमगार्ड को भी यही हाल है। आज कहते 600 रुपये 500 रुपये होमगार्ड को हो गया, बहुत खुश हैं। मैं कह रहा हूँ सरकारी कर्मचारी बनाने के बाद आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? आपकी भी 27-28,000 के ऊपर हो गई। आप जोड़ लीजिए 27-28,000, 5 या 45 कितना हुआ? 5 या 15,000 हुआ ना। 15,000 आप कमा रहे हैं और 27-28,000 कमाने लगे, आप क्या हुआ? पीआरडी जवान का यही हो गया। इसी प्रकार से अन्य लोग जो हैं रसोइया, इनको परमानेंट किया है। इसके अलावा हमने तय किया है कि हमारे देश में कोरोना काल में बहुत से किसानों ने लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, उस कर्जा बाकी है, नहीं अदा कर पा रहे हैं, बैंकों भारी पड़ रही। सरकार क्या करती है, एक निगम संस्था बना करके एक बीमा कर देती है कंपनी खोलने के बाद। वो कंपनी अगर घाटे में जाती है तो उसके थ्रू सरकार उस कंपनी का कर्जा माफ़ कर देती है। लेकिन सरकार ने आज तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि हमारे किसानों का कर्जा माफ़ हो जाए। ऐसी कोई पॉलिसी अगर किसी भाई को पता हो तो आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, बता दो मुझे, है क्या कोई ऐसी पॉलिसी? लेकिन उद्योगपतियों के लिए है, हमारे देश की सरकार ने बना रखा है, लेकिन हमारे आपके लिए नहीं। लेकिन रात दिन मेहनत हम करते हैं। अगर उत्पादन करना बंद कर देंगे, खेती करना बंद कर देंगे तो लोग भूखों मर जाएंगे, खाना नहीं पाएंगे। कितनों बड़ी इंडस्ट्री सरकार है किसकी क्यों ना हो, लेकिन अगर खाना नहीं पाते तो वहाँ के लोग जीवित नहीं रह सकते। अभी श्रीलंका में कोहराम मचा है, आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ उत्पादन नहीं होता खाने का, बाहर से आता था, आयात होता था। जब नहीं बचा तो वहाँ के लोग भूखों मरने लगे, सड़क पे उतर आए, सरकार बदल गई। तो कल यूपी क्या, उत्तर प्रदेश क्या, भारत भी बदल सकता है। जब उत्पादन नहीं होगा, जानवर चर जाएंगे, कौन बोएगा गेहूँ, कौन धान बोएगा? कोई नहीं फसलें बोएगा। जो फसलें महंगी है बिकने वाली, बेच देगा। तेल खा के आप जीवित रह सकते? नहीं रह सकते। रोटी खाना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि इसके लिए जो किसानों ने कर्जा ले रखा, उसके कर्जे को हम माफ़ करेंगे। चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, एक मुश्त कर्जा आपका माफ़ कर दिया जाएगा और पुनः लोन लेकर के आप खेती करिए। क्योंकि आपकी स्थितियाँ इतनी नहीं हैं। 100 बीघे का खेत, किसान अगर खेत काश्तकार है और मुझे बता दे उसके 50 मंजिल की बिल्डिंग लखनऊ के अंदर बनी है या किसी ज़िले में बनी है, मुझे बता दो। अगर नंबर 2 की कमाई नहीं करता है तो है, नहीं है तो जब कहाँ से पैसा आता? बड़े बड़े उद्योगपतियों के क्या है वो पैसा?
किसका है वो पैसा? ये अधिकारी हमारा जो पैसा पब्लिक के पास आना चाहिए, उसी पैसे को खा करके वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खोल के बनवा रहे हैं। हम उस बिल्डिंग तुमको मौका नहीं देंगे बनने का, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और आपको वो पैसा हम देने का काम करेंगे, किसानों को 5,000 रुपये देने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारा एक उद्देश्य और है कि इस देश के हर किसान को 5,000 अगर मिलेगा तो 3 महीने बाद सारे किसान लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ दादाजी भी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे भैया भी बैठे हैं, रामपाल भाई भी खेती करते हैं, हम भी किसान ही हैं और इदरीस भाई भी किसान ही हैं, सब लोग हैं। तो सबको मालूम है जब फसल होती है, फसल के समय फसल मद्दी हो जाती है, लेकिन आपको 5,000 अगर मिल गया तत्काल फसल बेचनी नहीं पड़ेगी, आपका खर्चा चल जाएगा, खेत जोत जाएगा, हो सकता है बीज भी आ जाए उतने पैसे में। तो आपका क्योंकि 3 महीने काम होता है किसानों के बाद, 3 महीने के बाद किसी किसान से कहो भैया मजदूरी करने जाना है, तो क्या जब सम्मानजनक जीने वाला किसान क्या जा पाएगा मजदूरी करने? नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि 5,000 अगर रुपये उसको देंगे तो उसके परिवार के लोग सुकून से सब्जी रोटी खा सकेंगे, कापी किताबें बच्चों के नहीं वो ला सकेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। इसके अलावा हमारा उद्देश्य है चिकित्सा के लिए, जो चिकित्सा के लिए पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है इलाज में। आप सर्दी जुकाम बुखार तक तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन इसके बाद आप नहीं जा पाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम पैसा देंगे, आपको पोर्टल पे लोड करना होगा, डॉक्टर से लिखा करके कितना रुपए लगेगा, 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 2 लाख लगे, 1 लाख लगे, जितना भी लगे आप लिखा करके नोट करिए और उस पैसे को 24 घंटे के अंदर आपके खाते में सरकारी मतलब डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, आप इलाज कराइए। फिर कम पड़ता है फिर लोड करिए कि डॉक्टर साहब मेरा मरीज़ ठीक नहीं हुआ, बताइए और कितना लगेगा, डॉक्टर लिखेगा इतना रुपए लगेगा, वो पैसा हम आपको फिर भेज देंगे, आप फिर इलाज कराइए। हम नहीं चाहते पैसे के अभाव में कोई मरे। और बड़े से बड़ा आदमी, इनकम टैक्स देने वाला भी आदमी पैसे के अभाव में ही मरता है, आखिर में टूट जाता है वो, उसके पास भी पैसा नहीं होता। उच्च शिक्षा के लिए जब बात आती है तो बच्चों को फीस नहीं होती है, हम उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते। यहाँ से बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, आप लोग नीट की परीक्षा दे करके आते होंगे, नीट की परीक्षा देने के बाद आप बताइए आज के दौर में डॉक्टरों की मेडिकल MBBS की फ़ीस कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए है। आप बताइए है किसी की हैसियत 1.5 करोड़ देने की? यहाँ पे बाबूजी है किसी की? नहीं है ना। तो आप 1.5 करोड़ कौन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मैं कह रहा हूँ आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, फीस हम देंगे। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, और नहीं अगर तो दूसरे देशों में भी कराइए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके आएगा देश अपने घर लौट करके वो विद्यार्थी, और देश को हमारे अच्छी शिक्षा, अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ पैसा मैं दूंगा। अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को शाहजी गायकवाड़ जी ने बड़ौदा नरेश ने पैसा ना दिया होता तो विश्व के सबसे बड़े विद्वान नहीं बन पाते, देश का संविधान नहीं लिख पाए होते। आज ये आपको मालूम होना चाहिए। वो पैसा किसने लगाया था? बड़ौदा नरेश शाहजी गायकवाड़ जी ने लगाया था। कौन थे? कुर्मी बिरादरी के, उन्होंने लगाया था। आप समझिए, जब उन्होंने उसको लगाया तब अम्बेडकर पढ़ के आए, इस देश को हमको दिया, नॉलेज दिया, आज हमको संविधान दिया। आज हम इस देश में बैठे यहाँ पे पंचायत भी कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। संख्या में कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक माहौल है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, आती है MSP की बात। किसान कहते हैं बहुत दिन से देखा, दिल्ली में धरना दे रहे थे पिछले साल, चुनाव आयोग बैठ गए, धरना कुछ मंजूरी मान ली कि कानून को रद्द कर दिया सरकार ने, लेकिन MSP की गारंटी आज भी सरकार ने नहीं मानी। मेरी सरकार बनने के बाद मैं कह रहा हूँ 24 घंटे के अंदर बिल पास होगा और आपको MSP की गारंटी हम देंगे कि फसल को मिनिमम सुरक्षा प्राइस, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब फसल का मिनिमम रेट हम आपको निर्धारित करके देंगे। इससे नीचे खरीदारी करेगा वो जेल जाएगा। इससे जो रेट है उस रेट से नीचे खरीदारी करने वाला जेल जाएगा, और कानून होगा उससे रेट ज़्यादा बिकेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है। और अगर आपका फसल ज़्यादा रेट में बाहर कोई खरीद रहा है, बेचिए। अगर मिनिमम सपोर्ट की बात आती कि कोई नहीं खरीद रहा, तब आइए आप हमारे सरकारी क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र आपकी फसल को खरीदेगा, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं। इसी प्रकार से हमने वकीलों को कर रखा है कि मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से वकील जाते हैं काला कोट पहन करके। बहुत से बच्चे LLB कर लेते, चलो काला कोट करके पहन करके वकालत करेंगे, कुछ खर्चा पानी चलेगा, नहीं नौकरी लग रही है तो LLB। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी सरकार बनने के बाद मैं मानदेय दूंगा, आप जा करके वहाँ नौकरी करिए।
नौकरी मत करिए, आप जाकर के कोर्ट में प्रैक्टिस करिए और हमारे लोगों की सेवा करिए। आपको पैसा हम देंगे, मानदेय निश्चित कर देंगे। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी हम लोग पैसा देना चाहते हैं, ताकि वो पत्रकार सही से रिपोर्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकार एक चौथा स्तंभ कहे गए, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। तो जब चौथे स्तंभ की बात आती है, अगर वो चौथा स्तंभ अगर अच्छी सच्ची बात नहीं दिखाता है तो लोगों में जागरूकता कम है। आजकल बिक गया है मीडिया, सब मोदी 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 चिल्ला रहे हैं, उनकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, उनकी कमियाँ। पत्रकार का काम है कमियाँ उजागर करो, मेरे में कमी है तो उसको उजागर करो, जिसमें कमी है उसको उजागर करो, ये नहीं उसकी बड़ाई करोगे। अगर बुराई उसको अच्छाई और बुराई को तुलना करके उसको सजेशन दोगे तो हो सकता है वो अच्छा काम कर जाए। मेरा ये कहने का मतलब है। इसके अलावा साथियों, पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, कुछ साथी नाराज़ होंगे अभी, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य जो बीडीसी कहते हैं और ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, इनको पैसा नहीं मिलता है। प्रधान तो कमा लेता है लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता है। मैं कह रहा हूँ मेरी सरकार बनने के बाद मैं आपको पैसा दूंगा, मानदेय दूंगा, और वो मानदेय पाने के बाद आपको जब समय हर्जा करके मीटिंग में जाएंगे, पंचायत की बैठक में आप जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके अधिकार क्या हैं। जिस प्रकार भारत की सरकार बनी है उसके हर विभाग का मंत्री अलग अलग है, उसी प्रकार के ग्राम पंचायत होती है, वो सारे 55 विभागों का मालिक ग्राम प्रधान होता है। लेकिन जब वो पंचायत बनाता है, अपनी कमेटी बनाता है, तो हर कमेटी का लोक निर्माण विभाग कमेटी का एक अध्यक्ष पंचायत सदस्य होता है। उसी प्रकार से सिंचाई का एक सदस्य अलग होता है, पानी का एक अलग होता है, स्वास्थ्य का अलग होता है, शिक्षा का अलग होता है। लेकिन पंचायत सदस्य से पूछ लो भैया तुमको किस कमेटी के मेंबर, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं जाना चाहता, उसको कुछ मिलता नहीं ना। अगर उसको 10 रुपये 500 रुपये मिलने लगे, 1000 रुपये मिलने लगे महीने में, तो जाएगा हर जा करके पूछेगा भाई BDO से सेक्रेटरी साहब आप बताइए। सेक्रेटरी नौकर है आपका, आप मालिक हैं, पंचायत सदस्य मालिक है, सेक्रेटरी नौकर है, जो आप लिख करके देंगे उसको करना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं, प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर आधा आधा बांट के खा लेते हैं, आपकी योजनाएं आप तक नहीं पहुंचती। आप अपने अधिकारों जानने के लिए, इसी प्रकार से मैं BDC को पैसा देने की बात कर रहा हूँ। BDC दोबारा चुनाव नहीं जीतते हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं कर पाते, निधि नहीं आती। प्रमुख का जो खास हो गया उसको मिल गया तो मिल गया, लेकिन जब उसको पैसा मिलने लगेगा तो उसको भी पंच ब्लॉक में जा करके बैठेगा, महीने की मीटिंग होती है उसमें बैठेगा, पूछेगा मेरे अधिकार क्या है, हमको किस निर्माण इकाई का आपने अध्यक्ष बनाया है, वो जानकारी होगी, उसके फर्जी दस्तखत नहीं होंगे, साथ ही वो विकास गांव तक आएगा। सरकार की मंशा जो भी रही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पंचायत को अधिनियम लाने की मंशा यही थी कि हमारी गांव की सरकारें होंगी, और गांव की सरकारें जब होंगी तो गांव में विकास भी होगा। लेकिन वो भ्रष्टाचार की जड़ चढ़ गया। आज जो पैसा सरकार का पैसा अधिकारी खा जाते हैं, ज़मीन में आ नहीं पाता। आज भी नरेगा का पैसा आता है, मैं नरेगा के मजदूर हैं हर गांव में, ज़्यादातर जॉब कार्ड बने होंगे सबके, 10% लोग छूटे होंगे गांव में, लेकिन सभी के जॉब कार्ड बने हैं। लेकिन क्या उनको काम मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन प्रधान उन पर क्या करता है, 15,000 भेज दिया, 20,000 भेज दिया, जाके 500 ले लेना, हमें दे देना, ये होता है। मैं कह रहा हूँ जब साल में 365 दिन होते हैं, मैं 365 दिन की आपको नौकरी दे रहा हूँ। 365 दिन का जब पैसा आपके खाते में आएगा तो आपको 6,000 रुपये समथिंग महीने आने लगेगा। क्यों देंगे प्रधान को? तब प्रधान जी को ज़रूरत होगी, वो सड़क पट नहीं तो आपको सुबह आके घेर लेंगे, यार पैसा तो पा रहे हो भैया, चलो यार सड़क तो पटाए दो आएगी। वो आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत भी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं 365 दिन का आपको रोज़गार दे रहा हूँ गाँव में। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली कलकत्ता मुंबई आप जाते हैं दिल्ली कमाने, दिल्ली में 6,000 रुपये। अभी कुछ भाई, मैं दिल्ली गया था, हमारे बीच में एक साथी थे, है नहीं, पता नहीं कहाँ गए, तो वो निकल गए। तो वो दिल्ली में जो है 6,000 रुपये नौकरी दे रहा, 8,000 रुपये दे रहा। आप 8,000 में क्या बचा लेंगे? कुछ नहीं बचा सकते हैं। यहीं पे आप बचा सकते हैं, आप रहिए, मैं आपको रोज़गार दे रहा हूँ। इसके अलावा महिलाओं को यात्रा की फ्री व्यवस्था कर रहा हूँ। मेरी सरकार बनने के बाद यदि उत्तर प्रदेश बनती है तो उत्तर प्रदेश के संसाधनों में फ्री सरकार की यात्रा की व्यवस्था होगी, और यदि भारत में बनती है तो सभी साधनों में, जो भी भारत सरकार के साधन है, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे जो भी सफ़र हो, यात्रा महिलाओं को फ्री करने की हम बात करते हैं और करके रहेंगे।
अगर हमारी सत्ता बनती है जिस दिन। ये बातें आप गांव-गांव बताइए, लोगों से बताइए, चर्चा का केंद्र बिंदु बनिए। अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं लोग, आज 3-3 सरकारें हैं, 2 सरकार उनकी, मतलब एक दिल्ली में है, एक पंजाब में है। लोग कहते हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं लोग कि वो फ्री दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री योजना 300 लीटर 500 लीटर पानी देते हैं, और जैसे 501 लीटर पानी होता है आपका बिल पूरा चालू हो जाता है। 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, जैसे 301 यूनिट होती है पूरा बिल चालू हो गया। मैं कह रहा हूँ आपको 500 यूनिट हर व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो धन्ना सेठ क्यों ना हो, उसको भी 500 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, आप जलाइए। लेकिन कमर्शियल बिजली फ्री नहीं देंगे। आप वो दुकान कर रहे हैं, आप कारोबार में लगा रहे हैं, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर रह रहे हैं वहाँ रहने का पैसा 500 यूनिट तक आपको फ्री कनेक्शन, हम फ्री बिजली देंगे। 500 यूनिट बिजली आपकी फ्री है, आप फ्री जलाइए। ये हमारा एक टारगेट है, क्योंकि मैं पिछली मीटिंग बताया, मैं अपने साथियों से कह रहा हूँ, मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि ये लोग बोलें, हमें ना बोलने का मौका मिले। हमको बस आखिरी में समापन करने का मौका दो, बाकी बातें आप लोग रखो। इसके अलावा मैं बच्चों को शैक्षणिक कार्य से जाने के लिए फ्री यात्रा की व्यवस्था कर रहा हूँ। जो भी साधन है, बच्चों को जाना, कोई सीतापुर पढ़ रहा है, कोई लखनऊ पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई कलकत्ता पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, तमाम पैसा लगता है यात्रा में। माँ बाप के पास पैसा नहीं है, रोज़ नहीं दे पाते हैं। अब किसान खेती करने वाला कह दो 10,000 रुपये दे, महीने में कहाँ देगा, बचा नहीं पाता तो देगा कहाँ। तो मैं कह रहा हूँ फ्री यात्रा है आपकी, आप जाइए, पढ़िए जा करके। वहाँ फीस भी फ्री दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं। किताबों के साथ कल आधुनिक दौर अगर होगा, मान लो आधुनिक दौर में क्या आता है, किताबों महंगी पड़ेंगी छपाई में, लैपटॉप भी आता है, मोबाइल भी आता है, टैबलेट भी आता है, हम उसकी व्यवस्था आपके हाथ में करेंगे। आपके हाथ में रहेगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, पट से यहीं खोलिए और यहीं उस चीज़ का अध्ययन करिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे आधुनिक संसाधनों से युक्त करते हुए उद्योग धंधों को बढ़ाने का काम करें, किसानों की इनकम दोगुनी करने का काम वादा कर रहे हैं। मैं गन्नों का फसल का रेट जैसे ही सरकार बनती है पहली ही मीटिंग में 2 गुना रेट करने का वादा करता हूँ। जो भी रेट आज है मैं नहीं जानता हूँ, 350 300 कितना है, लेकिन जितना भी होगा उसका 2 गुना रेट में देने का वादा करता हूँ। आप सोचिए, आपके पास योजनाएं हैं, हम धरातल पे आप उतरिए, अपनी बात को रखिए, विश्वास करिए योगेंद्र प्रताप गौतम आप हैं। ये आप डट के मुकाबला करके डंके के चोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सअप जिस पे कहिए और आप अपनी बात को मानिए। आपकी बात मानने के लिए योगेंद्र खड़े हैं। योगेंद्र नेता नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूँ और ना मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं बनाऊंगा, किसी को भी बना सकता हूँ। जो व्यक्ति हमारे साथी यहाँ बैठे, ये टीम हमारी बैठी, इसी में से कोई साथी हो सकता है। अगर जो मेहनत करेगा वो साथी बनेगा, मैं इतना कह रहा हूँ। या इसमें से भी जो आगे कोई बंदा आ गया मेहनत करने वाला, मुझे लगा कल नज़र में चुनाव हुआ और मेहनत कर रहा है, तो इसमें का भी बन सकता है। ये नहीं सोच के इसी में के ही बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद छोटा है और पूरे भारत का प्रधानमंत्री पद बड़ा है। और मेरी सरकार, उम्मीद है, मेरी कोशिश है, पूरे भारत में हम चुनाव लड़ें, और पूरे भारत में लड़ेंगे तो हम इस देश की व्यवस्था में अपने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जो पूरा संविधान अगर लागू हो जाए, इस देश का कोई भी आदमी गरीब नहीं रह सकता है। क्योंकि जो पुराना संविधान था, सब आजकल 432 संशोधन हो चुके हैं। देश आज़ाद होने के बाद इतने संशोधन होने के बावजूद अभी भी कमियां रह गई। तुम पूरे नहीं कर पाए, गरीबी हटा नहीं पाए देश की। आज भी गरीब का गरीब है, अमीर का अमीर होता जा रहा है। ये इस पे सोचने और मंथन करने की बात है। आप लोग लगिए और मेहनत करिए, और इन सब चीज़ों को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, सफलता आपकी मिलेगी और सरकार भी आपकी बनेगी। क्योंकि बातें बहुत हैं, आज संख्या में हम लोग कम आए हैं, लेकिन मैंने सीतापुर ज़िले वालों को ही बुलाया था, बाहर के ज़िले से कम हमने किसी को नहीं बुलाया। लखनऊ के कुछ साथियों जो पदाधिकारी बुलाए, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होगी लखनऊ में होगी, तो उसमें सब लोग हम लोग हिस्सा लेंगे हैं। और इसके अलावा हर महीने हम लोगों को मीटिंग में एक बार उपस्थित ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे हम अप टू डेट रहते हैं। हर ज़िले की बैठक अपनी अपनी होगी, उस ज़िले में भी रहना है और उसमें हिस्सेदारी लेना है। और बातें बहुत सारी इसमें लिखी हैं, अगर मैं इसमें कहूँगा तो और लंबा समय लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि हर व्यक्ति को जब लाभ होगा, गरीब आदमी को लाभ होगा, तो अपने आप देश तरक्की करेगा। लोग मुझसे पूछेंगे 10,000 रुपये पैसा आप दे दोगे तो देश कंगाल हो जाएगा।
मैं इस देश के पैसे को विदेश नहीं भेजना चाहता हूँ। इस देश के पैसे को इसी देश में रखना चाहता हूँ, और जब इसी देश में रहेगा तो वो देश की जीडीपी नहीं गिरेगी। जीडीपी तब गिरती है जब देश का पैसा दूसरे देश चला जाता है। तो हम आयात करने पे नहीं जोर दे रहे, हम निर्यात करने पे जोर देने का टारगेट है। जब हमारे गांव में कुर्सी भी बनने लगेगी, हमारे गांव में हवाई जहाज़ भी बनने लगेगा, हमारे यहाँ सुई भी बनने लगेगी, हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे भी लग जाएंगे, तो हम आयात पे आ जाएंगे। जो आज हम आयात करते हैं निर्यात पे करने लगेंगे। आज ये मोबाइल ले बैठो, बंद कर लो भैया। आज ये मोबाइल हम